नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे आंग्ल अवध संबंध के बारे में। मुगल साम्राज्य के जो भग्नावशेष थे उस पर अवध राज्य का भी उत्कर्ष हुआ। इस राज्य ने भी तत्कालीन राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी और इसी वजह से अंग्रेजों का इसको क्रोध झेलना पड़ा और अंततः अवध का राज्य भी अंग्रेजी साम्राज्यवाद का शिकार बना। अवध के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां उत्तरदायी थी? अवध के नवाब और अंग्रेज़ों में जो संघर्ष की शुरुआत हुई वो बक्सर के युद्ध से हुई। अंग्रेज़ों से पराजित होकर मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के दरबार में शरण ली। हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं और उससे सहायता मांगी। जो अवध का नवाब था वो भी बंगाल में अंग्रेज़ों के बढ़ते प्रभाव से चिंतित था, अतः उसने मीर कासिम को सहायता दी। परंतु बक्सर के युद्ध में मीर कासिम और मुगल सम्राट के साथ ही जो अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, उसकी भी पराजय हुई। क्लाइव और शुजाउद्दौला के संबंध किस तरीके के रहे? बक्सर के युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव बंगाल का गवर्नर बनकर दूसरी बार भारत आया और भारत आते ही उसने जो पराजित शक्तियां थी उन पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से उनके साथ अपने संबंध निश्चित किए। 16 अगस्त 1765 ईस्वी को जो अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, उसके साथ क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि की। इस संधि के अनुसार नवाब ने जो इलाहाबाद और कारा, कई जगह कड़ा मिलता है, ये दोनों जिले जो हैं वो कंपनी को सौंप दिए। युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए उसने 50 लाख भी दिए और चुनार का क्षेत्र और बिना चुंगी दिए अवध में व्यापार करने का अधिकार भी कंपनी को इस इलाहाबाद की संधि से मिल गया। गाजीपुर और बनारस की जो जागीर थी वो अंग्रेजों के जो हितैषी थे बलवंत सिंह, उनको सौंप दी गई और नवाब ने अपनी रक्षा के लिए कंपनी की सहायता लेने का आश्वासन भी दिया। इससे अंग्रेजों को अवध पर अपना शिकंजा कसने का सुनहरा मौका मिल गया इलाहाबाद की संधि के द्वारा, जिसका लाभ आगे अंग्रेजों ने उठाया और अवध अब अंग्रेजी प्रभाव में आ चुका था और वो कंपनी का आश्रित बन गया। वॉरेन हेस्टिंग्स की अवध के प्रति क्या नीति थी? क्लाइव ने अवध के नवाब से कारा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल सम्राट को इस उद्देश्य से दे दिए थे कि वह अंग्रेजों का मित्र रहेगा, परंतु उसके मराठों के संरक्षण में चले जाने से अवध के साथ उसे नए सिरे से संधि करनी पड़ी, जो कि बनारस की संधि कहलाती है 1773 ईस्वी में। हेस्टिंग्स ने 50 लाख रुपए के बदले इन जिलों को पुनः अवध के नवाब को वापस लौटा दिया। उसने नवाब को रुहेलखंड पर विजय प्राप्त करने में सहायता दी तथा बदले में 40 लाख रुपए प्राप्त किए। इसके अलावा हेस्टिंग्स ने जो अवध का नवाब था उसको बाह्य आक्रमण से सुरक्षा की गारंटी भी दी, परंतु इसके बदले नवाब को धन देना था और इसके द्वारा जो ये संधि हुई, इसके द्वारा हेस्टिंग्स मराठों के विरुद्ध कंपनी की सीमा का सुरक्षा भी करना चाहता था। अवध के नवाब के साथ फैजाबाद की संधि भी हुई। नवाब शुजाउद्दौला की मृत्यु के बाद जनवरी 1775 ईस्वी में कंपनी ने एक नए नवाब आसफउद्दौला के साथ फैजाबाद की संधि की। इस संधि के द्वारा कंपनी को बनारस और गाजीपुर पर अधिकार मिल गया। अवध को अंग्रेजी सेना के खर्च के लिए भी पहले से अधिक रकम देनी पड़ी और उसे भूतपूर्व नवाब की जो विधवा बेगमें थीं उनको भी राजकोषों से बहुत अधिक धन देना पड़ा। इस संधि ने अवध के नवाब की आर्थिक स्थिति को बहुत कमज़ोर बना दिया, दुर्बल कर दिया तथा कंपनी का नवाब पर प्रभाव बढ़ने लगा। अनेक युद्धों में संलग्न रहने के कारण कंपनी को धन की बहुत अत्यधिक आवश्यकता थी, इसलिए उसने मृत नवाब शुजाउद्दौला की बेगम के पास जो अपार संपत्ति थी उसको हड़पने की सोची कंपनी ने। तो और इस तरफ आसफउद्दौला जो था उस पर भी कंपनी की बहुत अधिक रकम बाकी थी, तो हेस्टिंग्स ने उसे धन देने पर मजबूर किया। तो फिर नवाब ने हेस्टिंग्स की अनुमति मांगी कि वह बेगम से धन वसूल करके कंपनी को दे सके। हेस्टिंग्स ने इसकी अनुमति भी दे दी और हेस्टिंग्स ने जो अवध के ब्रिटिश रेजिडेंट थे मिडलटन, उसको नवाब के इस कार्य में मदद करने का भी आदेश दिया। अंग्रेजी सेना की सहायता से नवाब ने बेगमों से ज़बरदस्ती करीब 105 लाख रुपया वसूला और अपना ऋण चुकाया। और हेस्टिंग्स का जो ये कार्य है, जो ये बेगमों से उनकी संपत्ति हड़पने का जो कार्य था, वो सर्वथा अनुचित था और इसकी आलोचना भी की गई। हेस्टिंग्स की नीतियों के फलस्वरूप अवध पर अब कंपनी का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया था।
अवध के प्रति कॉर्नवालिस की क्या नीति रही? जब कॉर्नवालिस भारत आया तो उस समय तक अवध पर कंपनी का पूरा नियंत्रण कायम हो चुका था, लेकिन अवध की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो बहुत ढीली पड़ चुकी थी। सब तरफ भ्रष्टाचार उत्पन्न हो गया था और अवध की जो आर्थिक स्थिति थी वो भी बहुत ख़राब थी। लेकिन इसके बावजूद जो ये अवध जो था वो कंपनी के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। अतः कॉर्नवालिस ने हस्तक्षेप की नीति के बावजूद अवध की तरफ ध्यान दिया। उसने नवाब के जो प्रधानमंत्री थे हैदर बेग, उनसे स्थिति की जानकारी लेता था। उसके अनुरोध पर सेना के खर्च के लिए दी जाने वाली रकम को 74 लाख से घटाकर 50 लाख नियमित रूप से कर अदा करने का आश्वासन पर कर दिया। उसने राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का भी आश्वासन दिया, लेकिन इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया और कानपुर और फतेहगढ़ से अंग्रेजी सेना हटा ली जाए। कॉर्नवालिस के प्रयास के बावजूद अवध की स्थिति में कोई अंतर नहीं आया। सर जॉन शोर की अवध के प्रति क्या नीति थी? सर जॉन शोर के समय अवध और कंपनी के जो संबंध थे वो खराब हो गए, परंतु अंग्रेजों की जो मनमानी थी उनको रोकने में वो हमेशा असमर्थ रहा। अफगानों के संभावित जो आक्रमण थे उससे रक्षा का बहाना करके सर जॉन शोर ने अवध में अंग्रेजी सेना बनाने का बहाल करने का प्रस्ताव रखा और इसके लिए उसने 5.5 लाख रुपयों की मांग की तथा उनसे वसूलने के लिए वो स्वयं लखनऊ पहुंच गया। नवाब आसफउद्दौला को उसने विवश करके रुपए भी वसूले और इसी बीच 1797 ईस्वी में नवाब की मृत्यु हो गई और उसकी जगह पर वजीर अली नवाब बना। और कुछ समय बाद पता चला कि आसफउद्दौला का कोई वास्तविक पुत्र नहीं था, इसलिए जॉन शोर ने इसको जो वजीर अली था उसको गद्दी से हटाकर उसके मृत नवाब के जो भाई थे सआदत अली, उसको नवाब बनाया और दोनों के बीच एक संधि हुई। संधि के अनुसार अब कंपनी को 76 लाख सालाना मिलना तय हुआ टैक्स के रूप में। इलाहाबाद का किला और उसकी मरम्मत का खर्च 8 लाख भी कंपनी को मिला। इसके अलावा भी नवाब ने 22 लाख रुपए कंपनी को गद्दी प्राप्त करने की खुशी में दिए और नवाब की सेना की संख्या कम कर दी गई। नवाब को किसी भी विदेशी शक्ति से बिना कंपनी की आज्ञा के संबंध बनाने का अधिकार नहीं रहा और वजीर अली को पेंशन देकर बनारस भेज दिया। इस नई संधि से अवध पर कंपनी का नियंत्रण और अधिक बढ़ गया और उसकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई, खराब हो गई। वेलेजली और अवध के संबंध किस तरीके के रहे? चूंकि वेलेजली साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का गवर्नर जनरल था और भारत में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार तेजी से करना चाहता था, तो इसके लिए उसने सहायक संधि की शुरुआत करी। जो अवध की आंतरिक दुर्बलता थी उसका लाभ उठाकर उसने अवध पर भी सहायक संधि जबरदस्ती थोपी। इस समय अफगानों, मराठों और सिखों के जो संभावित आक्रमण थे उनको ध्यान में रखते हुए अवध के साथ उसने सहायक संधि करना जरूरी समझा। वेलेजली ने नवाब के समक्ष अंग्रेजी सेना में वृद्धि करने का प्रस्ताव रखा, जिसे नवाब ने ठुकरा दिया और बाद में फिर दबाव डाले जाने पर वेलेजली के रुख को देखते हुए बाध्य होकर उसने 10 नवंबर 1801 को वेलेजली से संधि कर ली। संधि के अनुसार रुहेलखंड और दोआब पर कंपनी का अधिकार हो गया और नवाब की सेना घटाकर कंपनी की सेना बढ़ा दी गई। नवाब की जो बाह्य नीति थी उस पर कंपनी का नियंत्रण कायम हो गया। आंतरिक प्रशासन में सहायता देने के लिए एक अंग्रेज रेजिडेंट बहाल किया गया। तो वेलेजली की नीतियों के परिणाम स्वरूप अवध जो था अब पूर्णतः कंपनी के नियंत्रण में आ गया। नवाब के राज्य के एक बड़े भूभाग पर कंपनी ने अधिकार कर लिया। उसकी सेना, उसकी विदेश नीति और प्रशासन पर कंपनी का नियंत्रण हो गया। नवाब के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। लॉर्ड हेस्टिंग से लॉर्ड हार्डिंग तक अवध और कंपनी के संबंध किस तरीके के रहे? लॉर्ड वेलेजली के समय तक तो अवध पर कंपनी का नियंत्रण पूरी तरह से स्थापित हो ही चुका था। अंग्रेजों ने नवाब का शोषण किया। नवाब की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। अवध में प्रशासनिक अव्यवस्था फैल गई थी। कंपनी ने प्रशासनिक सुधार का ना तो स्वयं प्रयास किया अवध में और ना ही नवाब को सुधार करने दिया और उस पर इतना अधिक आर्थिक दबाव डाल दिया कि वह कंपनी को धन जुटाने में ही हमेशा लगा रहा, तो प्रशासनिक सुधार की तरफ ध्यान नहीं दे पाया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने नेपाल युद्ध का बहाना करके नवाब से बहुत अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त की, लगभग 2 करोड़ के आसपास, तथा इसके बदले में नवाब को बादशाह की उपाधि धारण करने की आज्ञा प्रदान कर दी। लॉर्ड एमहर्स्ट ने भी करीब 50 लाख रुपए नवाब से वसूले। विलियम वेटिंग अवध की जो परिस्थिति थी उससे चिंतित था, इसलिए 1831 ईस्वी में वह अवध गया और नवाब को प्रशासनिक सुधार करने के लिए कहा
स्थिति में सुधार नहीं होने पर शासन कंपनी के हाथ में ले लेने की उसको चेतावनी भी दी। इसके बावजूद अवध की स्थिति में कोई चेंजेस नहीं आए, कोई परिवर्तन नहीं आया और 1835 ईस्वी में नवाब नसीरुद्दीन हैदर की मृत्यु के बाद अवध में उत्तराधिकार का प्रश्न खड़ा हो गया। लॉर्ड ऑकलैंड के प्रयासों के फलस्वरूप मोहम्मद अली नया नवाब बना, जिसने शासन व्यवस्था में सुधार लाने का आश्वासन दिया, परंतु अवध की जो आंतरिक स्थिति थी वो लगातार बिगड़ती चली गई। तो बात ये होगा लॉर्ड हार्डिंग ने 1847 ईस्वी में पुनः नवाब वाजिद अली शाह को चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही अवध की स्थिति नहीं सुधरी तो कंपनी राज्य पर अधिकार कर लेगी। लॉर्ड डलहौजी और अवध का विलयीकरण। 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी जब गवर्नर जनरल बनकर भारत आया तो उसने हड़पने की नीति का सहारा लेकर अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। लॉर्ड डलहौजी के समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। डलहौजी ने अवध पर कुशासन और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उसने 1849 ईस्वी में कर्नल स्लीमैन को अवध के शासन की जांच करने के लिए भेजा। यद्यपि उसने अवध के प्रशासन की भर्त्सना की, लेकिन विद्रोह की आशंकाओं को देखते हुए उसने अवध के विलय का विरोध किया। उसके बाद डलहौजी स्वयं ही अवध के दौरे पर गया और 1854 ईस्वी में उसने स्लीमैन की जगह आउटरम को अवध का रेजिडेंट बनाया तथा इस आउटरम ने फिर डलहौजी को इच्छा अनुसार, जो डलहौजी की जो इच्छा थी उसके अनुसार रिपोर्ट दी। डलहौजी ने संचालकों को अपने पक्ष में मिलाकर नवाब को गद्दी से हटाने का निश्चय किया और एक सेना के साथ वो लखनऊ पहुंच गया और उसने वाजिद अली शाह को एक संधि पर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसके अनुसार नवाब अपनी इच्छा से गद्दी त्याग रहा था, ऐसा लिखा था। लेकिन नवाब के इनकार करने पर अंग्रेजी सेना ने महल में प्रवेश करके नवाब को बंदी बना लिया। फिर वाजिद अली शाह को तो कोलकाता भेज दिया गया और 13 फरवरी 1856 ईस्वी को अवध अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। तो इस प्रकार अंत में अवध भी अंग्रेजी साम्राज्यवाद का शिकार बन गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।